नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस के ईरान के ऊपर अटैक के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रात 2:30 बजे के करीब ईरान के टाइम के अनुसार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला कर दिया है और इसी हमले से वो इस इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में कूद पड़ा। अब ये युद्ध जो है एक तरह से त्रिकोणीय युद्ध बन चुका है। इसके बारे में और गहराई से जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज संडे जून 22 2025 के सुबह को राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है और उसके न्यूक्लियर एनरिचमेंट के सपनों को एक तरह से बहुत साल पीछे कर दिया है। इसमें उन्होंने ये बताया कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्लान था वो कम्प्लीटली एंड टोटली ऑब्लिटरेटेड हो गया है, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप के स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करते हुए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी उन्हें धन्यवाद जताया इजरायली राष्ट्र की तरफ से, और उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि इजरायल अमेरिका के साथ फुल कोऑर्डिनेशन में था इस पूरे मिलिट्री एक्शन के दौरान। इससे तो ये पता चलता है कि ये पूरा का पूरा जो इंटायर ऑपरेशन रहा है यूएस और इसराइल का, इनमें वो शुरू से ही दोनों एक दूसरे के साथ हेविली कोऑर्डिनेटेड तरीके से उन्होंने अटैक किया है ईरान के ऊपर में। तो ये एक तरह से ये एक नई चीज़ जो है वो आज पता चली हम लोगों को। चलिए हम आगे जानने कि किस तरह से अमेरिका का अटैक प्लान्स क्या था और डिटेल्स में अमेरिका का डिफरेंट डिफरेंट साइट्स कौन कौन वो साइट्स थे जिस पे अमेरिका ने अटैक किया है। यूएस ने मेनली 3 ईरान के बेसिस पे हमला किया। जैसा कि अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ईरान का ऐसा 3 मिलिट्री साइट्स था जहाँ पे वो इन यूरेनियम एनरिचमेंट का काम करता था। इन तीनों साइट्स के नाम हैं फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर, नटान्स न्यूक्लियर साइट और उसके अलावा इस्फहान का न्यूक्लियर साइट। इनमें से सबसे खतरनाक जो साइट था वो था फोर्डो का साइट, क्योंकि ये साइट जो है वो एक माउंटेन के नीचे हेविली फोर्टिफाइड फैसिलिटी है। क्योंकि ये माउंटेन के नीचे है तो इसकी गहराई एटलीस्ट 90 मीटर्स की मानी जाती है, और दुनिया में ऐसा किसी के पास हथियार नहीं है यूएस के अलावा जो कि इस फैसिलिटी को ब्रीच कर सके। तो ऑब्वियस ये इजराइल अपने आप कभी नहीं कर पाता, तो इसके लिए उसको यूएस की सहायता थी। इसके अलावा नटान्स का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट था उस पे यूएस ने हमला किया। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 4-5 दिन पहले इसराइल ने भी नटान्स की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला किया था, पर माना जाता है कि कुछ नटान्स के भी ऐसे हिस्से थे जो कि इसराइल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था अपने अपने हथियारों से, तो इसकी भी सहायता उस इसकी इसके लिए भी उसको उसको यूएस की सहायता लगी। और इसके अलावा इस्फहान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे भी हमला हुआ था। अब जैसे कि फोर्डो जैसा कि सबसे खतरनाक और सबसे फोर्टिफाइड साइट था, इसलिए यहाँ पे 6 बी 2 बॉम्बर्स को भेजा गया। बी 2 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि बहुत हाई वेट का बॉम्ब जो है वो कैरी कर सकता है। अब इसकी सहायता से जो यूएस का सबसे पावरफुल बॉम्ब है जिसको कहते हैं GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, इसी इसी बॉम्ब को बी 2 प्लेन्स के द्वारा फोर्डो साइट्स पे अटैक किया गया। अब क्योंकि हर एक जो बी 2 बॉम्ब है वो 2 GBU-57 MOP को कैरी कर सकता है, इसलिए फोर्डो साइट पे 12 जीबीयू एमओपी बॉम्ब्स को ड्रॉप किया गया। इससे माना जाता है कि पूरा का पूरा फोर्डो का न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो गया। इसके अलावा नटान्स की साइट पे एक बी 2 बॉम्बर को भेजा गया और 2 ये एमओपी बॉम्ब को वहाँ पे ब्लास्ट किया गया। इसके अलावा यूएस के सबमरीन से, माने पनडुब्बी जहाज़ों से 30 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए नटान्स और इस्फहान के बाकी जो साइट्स हैं उस पे हमला करके उनको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली इससे ईरान का पूरा जो परमाणु हथियार का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही साल पीछे चला गया है। इससे रिकवर करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और स्पेशली इसको अगर आप
स्पाइन कीजिएगा इस बात से कि इज़राइल उसके एक-एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हंट करके मर्डर कर चुका है, असैसिनेशन करा चुका है। आप अब इस अटैक का अगर शुरुआत भी अगर आप नोटिस किए होंगे तो उसके समय में भी उसने मिलिट्री के टॉप जनरल्स और न्यूक्लियर टॉप साइंटिस्ट को एक ही बार में इज़राइल ने बहुत लोगों को उड़ा दिया एक ही साथ। तो इस तरह से वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है उसको फिर से स्टार्ट करने में बहुत बड़ी चुनौती का इनको सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली जिस टारगेट पे जिस स्केल पे हमला हुआ है उससे तो रिकवर करना बहुत ही मुश्किल लगता है। चलिए आगे हम ये जानते हैं कि कैसे ये GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर काम करता है, क्योंकि इस ये बॉम्ब अगर नहीं रहता तो ईरान का जो ये प्रोग्राम है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ रहता। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, ये वो स्पेशल वेपन है जिसके मदद से ईरान के न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है। इसके बारे में अगर जानने तो पहला बात कि ये 22 फीट का एक बड़ा माने एक तरह का हथियार है, एक बड़ा रॉकेट टाइप का है। इसके अलावा इसका वज़न जो है वो लगभग 13,600 केजी का है। इसका वज़न इतना मैसिव है, इतना बड़ा है कि इसको इस दुनिया में ऐसा कोई भी एरोप्लेन नहीं है जो कि कैरी कर सकता है। यूएस के पास भी एकमात्र B-2 स्पिरिट बॉम्बर है जो कि इस प्लेन को कैरी कर माने इस बॉम्ब को कैरी कर सकता है। तो इसलिए और अगर देखा जाए तो यूएस ने इस बॉम्ब का, इस हथियार का एक तरह से आविष्कार इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही किया था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अपने पर्पस को ही एक तरह से सर्व करता है। तो पहले तो हम जानते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो पहला बात है कि इसको पहला जैसा कि मैंने बोला कि इसको अगर आपको उड़ाना है, इस बॉम्ब को अगर कहीं ले जाना है तो इसको B-2 बॉम्बर ही ले जा सकता है। इसके अलावा और कोई दुनिया में ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि इसको कैरी कर सकता है। अब ये जो बॉम्ब है ये जीपीएस गाइडेड होता है। ये जीपीएस की यानी कि ये प्रिसिजन हिट कर सकता है, किसी टारगेट को जाके प्रिसाइजली जाके वहाँ पे हिट कर सकता है। तो ये जीपीएस इनेबल्ड है। इसके अलावा ये एक स्टील के अलॉय से इसका सतह तैयार किया गया है। एनकेजिंग जो है, इसका जो केजिंग है, जो इसका सतह है, वो एक रीइंफोर्स स्टील अलॉय से बना हुआ है। तो जब इसको B-2 बॉम्बर से जब ड्रॉप किया जाता है तो ये इनिशियल वेलोसिटी के कारण किसी टारगेट को जाके पहले पेनिट्रेट करता है। बॉम्ब पहले फटता नहीं है, पहले किसी टारगेट को पेनिट्रेट करता है। कहा जाता है कि इसका पेनिट्रेशन क्षमता जो है वो लगभग 60 मीटर तक है। जब ये पेनिट्रेट करके अपने मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये पहुंच जाता है उसके बाद इसके अंदर का जो एक्सप्लोसिव है वो ब्लास्ट करता है और वो इलाके को, उस जो अंदर जिस जगह पर वो पहुंच चुका है 60 मीटर दूर, उस इलाका को फिर ये पूरी तरह से एक्सप्लोड करके डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्डो का जो न्यूक्लियर साइट था वो एटलीस्ट 90 मीटर उसका डेप्थ था और ये एक एमओपी जो है वो 60 मीटर तक ही जाके डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसलिए कहा जाता है कि अगर फोर्डो को डिस्ट्रॉय करना था तो मिनिमम 2 एमओपी बॉम्ब्स को आपको ड्रॉप करना पड़े। इस एमओपी को क्लस्टर बॉम्ब्स भी कहते हैं, बंक बस्टर्स। तो इन बंक बस्टर्स मिनिमम 2 ऐसे बंक बस्टर चाहिए थे। तो इस यूएस ने यहाँ पे 12 बंक बस्टर बम्स का यूज़ किया और एक तरह से पूरी तरह से फोर्डो को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा एक जैसा कि मैंने बोला था, एक नटांस के ऊपर भी B-2 बम्बर को भेजा गया और 2 वहाँ पे भी बंक बस्टर को ड्रॉप कर दिया गया। तो इस तरह से GBU-57 जो था वो एक तरह से यूएस के प्लान का एक अहम हिस्सा था। इसके बिना ये मिशन सक्सेसफुल नहीं होता। ईरान के न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला करने का फैसला ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास पहला नहीं आया था। इनसे पहले लास्ट 4 यूएस प्रेसिडेंट के पास भी यही सवाल था कि क्या ईरान के न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय किया जाए या ना किया जाए। जैसे कि ये शुरू होता है प्रेसिडेंट क्लिंटन के समय से, प्रेसिडेंट क्लिंटन, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उसके बाद प्रेसिडेंट ओबामा और फिर फाइनली प्रेसिडेंट जो बाइडेन। इन चारों के पास ये फैसला आया था कि क्या यूएस जो है वो ईरान के न्यूक्लियर वेपन साइट्स को डिस्ट्रॉय करे। लेकिन आप अगर देखेंगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हर यूएस प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से पहले, वो ईरान के ऊपर अटैक करने से बच रहे थे। क्योंकि आप देखेंगे तो ईरान कोई छोटा मोटा पावर नहीं है। ईरान एक, अगर आप इसके इतिहास को जानेंगे तो ईरान एक एंशंट सिविलाइजेशन, और अगर देखा जाए तो उसका पॉपुलेशन जो है वो पूरे मिडल ईस्ट में वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। 90 मिलियन के करीब ईरान का पॉपुलेशन है। और अगर पूरे एंटायर मिडल ईस्ट में अगर आप
चेक करें तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो ईरान एक तरह से निकालता है, अपार्ट फ्रॉम इजराइल ऑब्वियसली। लेकिन अगर बस अगर नंबर्स का बात किया जाए, एब्सोल्यूट नंबर्स का बात किया जाए, तो ईरान इज़ नॉट जस्ट एनी माइनर पावर टू ट्राइफल विथ। उसके साथ ऐसे आप कोई पंगा लेके बच जाए, ऐसा नहीं था। तो ईरान एक तरह से अपने आप में एक मेजर पावर था, जिसको किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने छूने से पहले 10 बार सोचा और फाइनली नहीं छुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अटैक करने का सोचा और कर भी दिया। इसका इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे मेन जो कारण है कि ईरान जो था वो अपने प्रॉक्सीज को खो बैठा था। भाई प्रॉक्सी आई मीन ईरान का एक स्ट्रैटेजी था, रिंग ऑफ फायर जिसको वो कहता था। रिंग ऑफ फायर क्यों? क्योंकि इसराइल के आसपास उसने लेबनान में हेजबुल्ला को एस्टैब्लिश करके रखा था। इस अगर आप जाने तो हेजबुल्ला जो एक टेररिस्ट कम पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लेबनान के आर्मी से इनफैक्ट ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसराइल के बगल में सीरिया था। सीरिया का जो प्रेसिडेंट बशर अल असद था वो भी एक तरह से ईरान का एक एलाई हुआ करता था। इसके अलावा हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है गाज़ा में, उसको भी एक तरह से सपोर्ट जो था वो ईरान किया करता था। इसके अलावा अभी रिसेंटली हूती जो हैं यमन में, उनको भी एक तरह से ये जो ईरान था उनको सपोर्ट करता था। अब इसको वो रिंग ऑफ फायर बोलता था इसलिए क्योंकि अगर ईरान के ऊपर कोई भी हमला हुआ तो ये प्रॉक्सीज जो हैं वो इसराइल को और यूएस के जो बाकी बेसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। एक तरह से अगर हमें हाथ लगाए तुम तो हम सबको बर्बाद कर देंगे। ये ईरान का एक मेन और प्राइमरी सोर्स ऑफ डिफेंस था। इसके अलावा जो थे, अभी अगर आप देखें तो ईरान के जो एलाइज कहते हैं, जिनको अभी रशिया है और चाइना है, वो दोनों एक तरह से बोला जाए तो खुल के किसी ने भी साथ एक तरह से, अब स्टेटमेंट है अगर आप देखिएगा तो बोथ रशिया एंड चाइना ने इस अटेम्प्ट को, इसराइल के अटैक को कंडेम किया है, लेकिन कोई भी जाके सामने आके इसराइल का साथ नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे तो कोई आके ऐसा नहीं कि खुल के हथियार दिया या फिर लड़ाई में कूद गया ईरान के साथ में, ऐसा किसी ने भी नहीं किया। तो एक तरह से देखा जाए तो ईरान का प्रॉक्सीज खत्म हो गए। अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 7 जो इसराइल पे हमला हुआ था उसके बाद इसराइल ने हमास को एक तरह से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हमास जो है वो कुछ ही दिन के मेहमान बच गए हैं। हिजबुल्ला के ऊपर तो आप सुने ही होंगे, उसके जो चीफ नजरल्ला है उसको मार दिया गया और उनको भी एक तरह से लिटानिया रिवर जो है लेबनान की, उसके साउथ में उनको घुसने से मना है। तो एक तरह से वहाँ पे हिजबुल्ला भी एक तरह से बर्बाद हो गए हैं। और हुतीस के साथ तो आप लास्ट 6 महीने से देख रहे होंगे कि कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके ऊपर मिसाइल्स दाग रहे हैं। इसलिए एक तरह से पूरी तरह से देखा जाए तो ईरान के प्रॉक्सीज जो है वो खत्म हो चुके हैं। और जो एलाइज थे, सो कॉल्ड एलाइज, रशिया, चाइना, वो एक तरह से आगे बढ़ के उसका साथ नहीं दे रहे। तो एक और इसके अलावा अरब कंट्रीज जो हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ये ईरान के साथ नहीं आना चाहते हैं। इसका दो कारण है। एक तो इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान जो है वो एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, और अरब कंट्रीज जो हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरेन, ये सब जो हैं वो सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। तो इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो हैं ही। इसके अलावा जो था, अगर आप जानते होंगे तो इसराइल और अरब स्टेट्स एक दूसरे से दोस्ती करना चाहते थे। आप अगर 2020 में देखें तो बहरेन और यूएई जो थे वो एक तरह से इसराइल के साथ जो थे वो अपने नज़दीकियाँ बढ़ा रहे थे। एब्राहम एकॉर्ड्स जो थे वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के माने निगरानी के अंदर में इसराइल ने साइन किया था अरब स्टेट्स के साथ, जिससे अरब देश जो थे वो एक तरह से एक दूसरे के बीच में दुश्मनी ख़त्म कर रहे थे। कहा जाता है कि ईरान का ये साजिश था, इस एब्राहम एकॉर्ड्स का जो जो सिलसिला चल रहा था जिससे अरब देश और इसराइल के बीच में दुश्मनी खत्म हो जाता, इसको इसको रोकने का, इसको बाधित करने का। इसलिए अक्टूबर 7 का जो हमास का जो हमला था इसराइल के ऊपर, वो कहा जाता है कि ईरान ने इसको रचा हुआ था, और अल्टीमेटली ये बैकफायर कर गया और सब बर्बाद हो गया। तो इसलिए अरब अरब देश जो भी हैं, अरब जो देश हैं, वो भी नहीं ईरान का साथ दे रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ईरान पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। उसको यहाँ पे कोई मदद करने आने वाला नहीं है। और उसका आखिरी जो बचा हुआ जो धमकी था कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हम उसको एनरिच करेंगे, उसको भी एक तरह से बर्बाद कर दिएगा। तो अभी कहने के लिए कोई कार्ड्स नहीं है ईरान के पास खेलने के लिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि ईरान का क्या स्टेटमेंट आया है इस अटैक के ऊपर में, क्या रिएक्शन आया है, और ईरान का क्या पॉसिबल रिटेलिएशन हो सकता है इसराइल और यूएस के खिलाफ।
ईरान ने ये स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि ईरान अपने कंट्री को डिफेंड करेगा यूजिंग एनी एंड ऑल मींस अवेलेबल। इसके अलावा ईरान ने ये भी बोला है कि यूएस ने ग्रेव और अनप्रेसिडेंटेड वायलेशन किए हैं इंटरनेशनल लॉ के। तो ईरान की तरफ से बहुत ही स्ट्रिक्ट और कंडेम करने वाला स्टेटमेंट है यूएस के खिलाफ में। पर देखते हैं कि इसके अलावा ईरान क्या किस तरह से रिटेलिएट कर सकता है यूएस के खिलाफ में। सबसे मेजर जो ईरान का अगर बोला जाए तो एक तरह से धमकी देने का, चाहे सबसे पनिश करने का सबसे खतरनाक अगर कोई अगर टूल है तो वो है कि ईरान जो है वो चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उसको चाहे तो कट ऑफ कर सकता है। अगर आप जाने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो इलाका है, वो नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर है, वो नैरो लेन ऑफ वाटर है जहाँ से दुनिया का 25% ऑयल जो होता है वो पास करता है और मोर देन 20% जो एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो पास करता है। तो इस तरह से अगर वो एक तरह से इस जगह को अगर ब्लॉक कर दे तो दुनिया भर में तुरंत अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा और इसके कारण में महंगाई दुनिया भर में बढ़ जाएगी। तो इससे जो है वो एक तरह से ईरान जो चाहे तो यूएस को और इसराइल दोनों को एक तरह से इससे परेशानी दे सकता है। ये बात अलग है कि इसमें सब परेशान होंगे, जैसे इंडिया भी परेशान होगा और बाकी सारी देश भी परेशान होंगे। इसके अलावा ईरान जो है वो चाहे तो यूएस के जो बेसेस हैं वहाँ पे मिलिट्री बेसेस जो हैं जैसे कि बहरीन में, कतर में, यूएई में, उनको अटैक कर सकता है उनके ऊपर, क्योंकि उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो बचा के रखा था इन्हीं मिशंस के लिए, इन्हीं टारगेट्स के लिए। तो वो चाहे तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इन यूएस बेसिस पे हमला कर सकते हैं। अगर आप जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस जो है अमेरिका के बाहर अगर कहीं देखा जाए तो यूएई में है, माफ़ कीजिएगा कतर में। तो अगर ईरान चाहे तो इन बेसिस पे हमला कर सकता है। और जैसा कि अगर आपने देखा होगा कि इससे पहले बार जब ईरान ने अटैक किया था यूएस बेसिस पे तो लगभग 100 सोल्जर्स को हमला मैंने चोट पहुंचा दिया, बहुत खतरनाक चोट आई थी। कसम सुलेमानी जब उसका एक कमांडर है ईरान का, जब उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले टर्म में जब उसको मारा था तो इसराइल ने रिटेलिएट करके लगभग अमेरिका के 100 सोल्जर्स को सिवियर ये चोट पहुंचाया था। तो इस तरह तो दूसरा ये तरीका हो सकता है ईरान के पास यूएस को चोट पहुंचाने का। तीसरा एक और खतरनाक जो तरीका है वो है नेवल माइंस डाल के। आपने ये सुना ही होगा कि लैंड पे कैसे जो सोल्जर्स हैं वो माइंस बिछा देते हैं कि जैसे कोई एनिमी का कोई व्हीकल आएगा, कोई टैंक आएगा तो वो माइंस जो है वो फट जाएंगे और वो जो व्हीकल है, वो जो टैंक है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसी तरह समुद्र में जो है वो नेवल माइंस होते हैं। नेवल माइंस को जब आप पानी में डिप्लॉय कर देते हैं तो कोई या तो आपका पनडुब्बी सबमरीन या फिर कोई जहाज, लड़ाकू विमान, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर, कुछ भी अगर उसके आसपास से गुजरता है तो वो नेवल माइंस जो होता है वो ब्लास्ट कर जाता है और इस तरह से वो जहाज, वो सबमरीन जो है वो डूब सकता है। तो ईरान जो है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में चाहे तो नेवल माइंस को डिप्लॉय कर सकता है, जिससे फिर चाहे तो यहाँ पे यूएस को भारी नुकसान हो सकता है, यूएस को और इसराइल को भी। इसमें इनफैक्ट सिविलियन जो शिप्स हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, उनको भी भारी नुकसान हो सकता है। पर ईरान कब दूसरों की तकलीफ से चुप हुआ है, वो तो कहने के लिए वो कर ही सकता है अटैक, इनका तो यही फंडा रहा है। चलिए इसके अलावा हम देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या वार्निंग है इस हम माने कि ईरान को रिटेलिएट करने से रोकने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या वार्निंग उनको दिया है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इससे क्या और खतरा होने का एक डर है, माने इससे एक मेजर बहुत बड़ा खतरा का भी चांस है। जो यूएस का जो ये स्ट्राइक हुआ है इससे एक एक क्या कहा जाए तो एक जिसको यूएस कभी सोचा नहीं होगा वो भी एक हो सकता है। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने संडे के मॉर्निंग के संबोधन में ये भी बोला कि ईरान को धमकी देते हुए कि जान के रखो कि और भी तुम्हारे बहुत सारे टारगेट्स बाकी हैं, अगर तुम बाज नहीं आते हो तो हम बाकी टारगेट्स को भी बहुत आसानी से बर्बाद कर सकते हैं तुम्हारा। उन्होंने ईरान के लोगों को भी एक तरह से धमकी देते हुए ये बोला कि तुम्हें या तो शांति मिलेगी नहीं तो ऐसा दुख और दर्द और तबाही मिलेगा जो कि आज तक तुमने कभी नहीं देखा होगा।
तो एक तरह से बहुत ही खतरनाक वार्निंग देते हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि ईरान इस हमले से एक और जो खतरनाक जो चीज़ हो सकता है वो ये है कि ईरान जो है वो देखिए अभी तक ईरान का जो प्रोग्राम था वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को जो कि एक तरह से बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके न्यूक्लियर वेपन्स को के प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए जो बना था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी इसको कहते हैं। तो एनपीटी ट्रीटी के तहत ईरान काम करता था अभी तक। कहने का मतलब है कि वो अपने जो हथियार जो हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स जो है, वो ऐसा कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले रहा था जो कि एक तरह से इन इस ट्रीटी को वायोलेट करे। लेकिन अब इसके कारण ये हो सकता है कि अब ईरान रियलाइज कर जाए कि माने अब इस सिचुएशन से निकलने का और कोई तरीका नहीं है। ईरान क्या करे कि हो सकता है अपने जो जो भी उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट बचे हुए हैं उनको लेके वो अंडरग्राउंड चला जाए। बाय दैट आई मीन कि अंडरग्राउंड का ये मतलब है कि वो अपने पूरे प्रोग्राम को सीक्रेटली डेवलप करे, जैसा कि नॉर्थ कोरिया ने किया था। और पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह से एनपीटी ट्रीटी को वायलेट करते हुए, सभी इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करते हुए वो डेवलप कर ले। और ईरान ये इस अटैक से हो सकता है यही रियलाइज किया होगा कि क्यों, देखो एक तरह से तो नॉर्थ कोरिया को अमेरिका हिम्मत नहीं कर सकता उसको छूने का। तो अगर वो भी नॉर्थ कोरिया की तरह अगर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर ले किसी भी तरीके से, तो एक तरह से अमेरिका फिर कभी भी दोबारा हिम्मत नहीं करेगा ईरान के ऊपर अटैक करने का। तो हो सकता है कि इससे ईरान यही सीख ले, और जो भी वो थोड़ा बहुत दिखावा भी करता था कि हम जो है वो रूल्स को वायलेट नहीं कर रहे हैं, हम बस जो है वो रूल्स के अंदर रहते हुए अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं, हम पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम अपना यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं, ये जो अभी तक उनका जो ड्रामा चल रहा था, हो सकता है इस पूरे ड्रामा को वो छोड़ दे और पूरी न्यूक्लियर वेपन्स के बनाने के पीछे में लग जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और अगर अगर ईरान ने किसी भी तरीके से परमाणु हथियार हासिल कर लिया तो पूरा मिडल ईस्ट जो है वो खतरनाक हो जाएगा। उसका कारण ये है क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आया तो सऊदी अरेबिया पीछे नहीं हटने वाला, वो फिर चाहेगा कि मैं भी अपना न्यूक्लियर वेपन्स बनाऊं। और इस तरह से ये पूरा इलाका जो कि पहले से बहुत ही अनस्टेबल रहता है, अगर आप पूरे इस मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया इसको कहते हैं, पूरे इस मिडल ईस्ट को अगर देखा जाए तो ये अपने इतिहास में हमेशा अनस्टेबल रहा है। और अगर इस इलाका में कभी भी किसी भी तरीके से अगर परमाणु हथियार डाल दें तो आप खुद ही कंबाइन करके देख लीजिए, अनस्टेबल प्लस न्यूक्लियर वेपन्स इज इक्वल टू डिजास्टर। मेरे हिसाब से तो यही है। तो इसलिए ईरान को अगर, जैसे कि 2015 में जैसे कि प्रेसिडेंट ओबामा ने JCPOA साइन किया था ईरान के साथ, वैसा कोई एग्रीमेंट के तहत, कोई ट्रीटी के तहत अगर ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोक लेते तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता। चलिए आगे हम देखें इसमें कि इंडिया की क्या इसमें समस्या हो सकती है। और उसके अलावा हम ये भी इस टॉपिक पे भी बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे वेस्ट की हिपोक्रेसी, जो कहते हैं दोगलापन, यहाँ पे वेस्ट का क्या दोगलापन है जिसके बारे में चलिए हम आगे बात करते हैं। भारत की समस्याएं इस युद्ध में अगर देखा जाए तो भारत के लिए भी बहुत सारी समस्याएं उभर के सामने आती हैं। अगर आप जानते हैं तो ईरान और इंडिया जो है वो बहुत ही करीब के रिलेशनशिप शेयर करते हैं। अगर देखा जाए तो इनके बीच में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। इंडिया जो है लगभग अपने 10% क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जिससे हमारा बनता है, वो लगभग 10% अपना क्रूड ऑयल जो होता है वो ईरान से मंगवाता है। इसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो कि एक तरह से ईरान कंट्रोल करता है, उसके थ्रू 60% इंडिया का जो ऑयल का जो इम्पोर्ट होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होता है। अगर इसके अलावा अगर आप ये जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, जो कि एक तरह से इंडिया बना रहा है, और वो इंडिया का एक तरह से रूट है, गेटवे है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाने का। पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए हमने चाबहार पोर्ट बनवाया था ताकि हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब कंट्रीज़ को हम एक्सेस कर सके। तो उसके लिए चाबहार पोर्ट एक मेजर गेटवे था। तो इसके ऊपर भी समस्या आ सकती है क्योंकि अगर इस अटैक के कारण मान लीजिए कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या फिर ईरान कोई ट्रेड ब्लॉकेड करता है तो इससे समस्याएं आ जाएंगी। मान लीजिए कोई, जैसे कि लिबिया की तरह, अगर मान लीजिए
अनस्टेबल हो जाता है आपका ईरान, तो इससे फिर हमारा तो जितना भी निवेश है वो एक तरह से डूब सकता है। इसके अलावा INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, जिसमें रशिया और यूरोप से हमारा कनेक्शन बनाया गया है विया ईरान, मीन्स हमारा जो लिंकेजेस है, इंडिया का लिंकेजेस ईरान के थ्रू होते हुए यूरोप और रशिया की तरफ जो है वो इस प्रोजेक्ट के तहत होता है। तो इस प्रोजेक्ट में भी अगर आप देखें तो ईरान जो है एक वाइटल की लिंक है। ईरान को हटा दीजिए तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो ईरान अगर किसी तरीके से डीस्टेबलाइज होता है तो हमारा ये भी एक तरह से जो प्लान है वो अभी फंस सकता है, एटलीस्ट फंसते होते दिख रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए यूएस किसी भी तरीके से दबाव देता है तो, और इंडिया को बोलता है कि तुम साइड चूज करो, तो वो भी इंडिया के लिए एक समस्या हो सकती है, क्योंकि इंडिया जो है वो न्यूट्रल प्रेफर करता है। हम किसी के साइड नहीं आना चाहते। हम अपने अपने बेनिफिट्स और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम कंट्रीज के साथ अलाइन होना चाहते हैं। हम किसी के साइड, क्योंकि हमारा साइड कोई नहीं आता है तो हम किसी के साइड नहीं जाना चाहते। हम अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करना चाहते हैं। तो ये भी एक इशू हो सकता है अगर मान लीजिए बाद में अगर इस तरह से बढ़ते रहा अगर वॉर तो। इसके अलावा एक और जो सबसे खतरनाक बात वो ये है कि अगर ईरान किसी भी तरीके से अगर और ज़्यादा वीकन होता है, और ज़्यादा कमज़ोर होता है इकोनॉमिकली या फिर मिलिटरीली, चाहे किसी भी तरीके से, तो इसमें चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। और ये फिर इंडिया के लिए एक दुख का बात है और एक सरदर्द का भी बात है, सच बोलूँ तो। तो ये सब इंडिया की समस्याएं हैं। अगर अगर ईरान जो है वो किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज होता है या फिर कमज़ोर होता है तो। इसके अलावा हम बात करेंगे वेस्ट की हिपोक्रेसी के बारे में। ये जो, अगर आप देखें तो ये पूरा समस्या क्यों आया है। ईरान कह रहा है कि हम अपना परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं, तो फिर ये वेस्टर्न कंट्रीज कौन होते हैं बोलने वाले कि तुम बनाओगे या नहीं बनाओगे। मीन्स इनको कौन पुलिस बना दिया, इनको कौन इंटरनेशनल पुलिस बना दिया कि ये लॉ बनाएंगे। और इनके कहने का मतलब है कि तो ये UN तो है नहीं, यूनाइटेड नेशंस है नहीं, इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ये तो एक तरह से बोला जाए तो जैसे हमारे नॉर्मल भाषा में जैसे बोलते हैं कि दादागिरी हुई, US की दादागिरी की। वो जिसको बोलेगा कि वो तुम बनाओगे न्यूक्लियर वेपन्स तो वो बनाएंगे, और नहीं बनाने को बोलोगे तो नहीं बनाए। तो कहने का मतलब है कि ये एक तरह से हिपोक्रेसी हुई। इंडिया अगर देखिए, इंडिया का अगर केस अगर दे तो इस इशू को समझने के लिए इंडिया का केस अगर देखा जाए तो इंडिया जो है आज़ाद होने के ठीक एक साल बाद 1948 में अपने UN के रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है। वी के कृष्णा मेनन उस समय इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस में। वो 1948 में जाके यूनाइटेड नेशन में उन्होंने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का बात बोला था कि पूरे दुनिया को अगर शांति से रहना है तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर दो, न्यूक्लियर परमाणु हथियारों को पूरी तरह से बंद कर दो, ये किसी के पास नहीं होना चाहिए। पर उस समय जो वेस्ट के नेशंस थे वो चाहते थे कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं छोड़ेंगे, तुमको अगर छोड़ना है तो छोड़ दो। तो इंडिया जो है वो लगातार 1980s तक, अगर आप देखा जाए तो राजीव गांधी प्लान ऑफ एक्शन भी 1980s में गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने लाया था, जिसमें उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया था कि कैसे हम यूनाइटेड नेशंस में जाके न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए हम अपना पक्ष रखेंगे। पर वेस्ट के कंट्रीज ने सुनने से मना कर दिया। तो फिर उसके बाद इंडिया ने बोला जब तुम लोग छोड़ोगे नहीं तो फिर तो मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए मिनिमम तो न्यूक्लियर क्रेडिबल थ्रेट रखना पड़ेगा ना। क्योंकि हमारा अगर एनिमी देखा जाए तो एक तरह से जियोपॉलिटिकल एनिमी जो है वो चाइना है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो उस समय में उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, लेकिन चाइना के पास तो थे। तो हम उस समय फिर सोचे कि तब तो अगर तुम लोग अगर अपना न्यूक्लियर वेपन्स नहीं छोड़ोगे तो फिर हमको भी अपना बनाना पड़ेगा। और इंडिया ने बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ यूएस को धोखा देते हुए न्यूक्लियर वेपन्स अपना बना लिया। और जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और CIA को जब पता चला कि हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हो गया तो उनको खबर भी नहीं हुआ, वो एकदम सरप्राइज्ड हो गया। कहते हैं ना कि टेकन अ बैक, उनको पता भी नहीं चला कि इंडिया ने ये कैसे कर दिया। अगर इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स में जानना होगा तो एक मूवी है, बॉलीवुड की मूवी है परमाणु, उसको देखिएगा। उसमें बहुत ही डिटेल्स में बताया जाता है कि इंडिया के साइंटिस्ट ने किस तरह से, किस चालाकी के साथ CIA को धोखा दिया और किस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स हमने डेवलप किए। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे
अगर आप जो प्रीच करते हो आप भी तो फॉलो करो ना। या तो किसी के पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप कौन हो दूसरे को रोकने के लिए। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, हर कंट्री इक्वल नहीं है। यूएस के पास न्यूक्लियर वेपन है, यूएस एक स्टेबल कंट्री है, डेमोक्रेसी है, तो वो सबके लिए सेफ्टी है। और अगर मान लीजिए अगर कोई थर्ड ग्रेड पावर आ जाए, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो वो फिर तो परमाणु, हमारे पास भी परमाणु हथियार है, हमारे पास भी जौहरी हथियार है, और बोल के वो धमकी देता रहेगा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, हर कंट्री इक्वल नहीं है, पर फिर भी हम अगर इस तरह से, तो दादागिरी से तो जियोपॉलिटिक्स चलता नहीं है ना। तो ये एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये वेस्ट की हिपोक्रेसी है जिसके कारण ये सब समस्या हो रही है। और एक तरह से पूरा मिडल ईस्ट को एक तरह से डिस्टेबलाइज होने के ये पीछे एक वेस्ट की हिपोक्रेसी ही तो है। क्योंकि 1980s में भी अगर देखा जाए तो इराक जो था वो न्यूक्लियर वेपन्स परसू कर रहा था, और फिर उस समय इसराइल ने 1981 में इराक के ऊपर अटैक किया था, जिसे इराक डिस्टेबल हो रहा हुआ। फिर उसके बाद जब 2000 में भी हमारे इराक के ऊपर में, सद्दाम हुसैन के ऊपर में जब हमला अमेरिका ने किया था, तो उस समय भी यही बोल के हमला किया गया था कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMDs हैं, जिसके कारण आज देखिए इराक एक थर्ड ग्रेड कंट्री बन चुका है। और बहुत समय तक वहाँ पे अभी आईसिस का वहाँ पे पावर कंट्रोल हुआ करता था। उसी तरह देखिए, तो मैंने कहने का मतलब है कि ये जो हिपोक्रेसी है, यही बहुत सारे समस्याओं का आज दुनिया में कारण है। अगर आप देखिए तो सेम इशू गोज टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो हटने वाले नहीं हैं। उनका जो फैसला है वो अहम है। अगर वो किसी फैसले पे वीटो कर दे तो फिर कोई वहाँ पे ऑब्जेक्टिव चाहे कोई रेजोल्यूशन जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से पारित नहीं हो सकता है। और ये 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें से 3 तो हैं वो तो यूरोप के ही हैं। अब बताइए, एक छोटे से कॉन्टिनेंट के 3 रिप्रेजेंटेशन आप बोलिए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और इतना बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, जीरो रिप्रेजेंटेशन। तो ये सब हिपोक्रेसी है जो कि एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में अशांति का एक कारण है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ